नमस्कार, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और आज ग्रीन टीवी की टीम जो है महाराष्ट्र के नासिक में है और यहाँ पर हम खड़े हैं अंगूर के बगीचे में। हम आपको बताने वाले हैं अंगूर की खेती के बारे में और हमारे साथ यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान है। तो सबसे पहले हम जो है वो किसान का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते किसान मित्रों, मेरा नाम अमोल निवृत्ति रकीब है। मैं गांव मेरा रुई, तालुका निफाड, जिला नासिक। मैं करीब 10 सालों से अंगूर की खेती करता हूँ और मेरा 150 एकड़ में अंगूर का प्लांटेशन है। नासिक में तो अंगूर के लिए जीआई इंडिकेशन मिला है। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का अंगूर उगाया जाता है। मैक्सिमम पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नासिक से ही होता है जी। यहाँ पे हर तरह की वैरायटीज हम ग्रो करते हैं। सर, नासिक की अगर बात करें तो देश विदेश हर जगह जो है वो नासिक के अंगूर फेमस है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। आप इसमें कितनी वैरायटीज होती है और आप कौन कौन सी वैरायटीज लगाते हैं, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। अभी इंडिया में तो मेनली जो इलोंगेटेड होता है, एक राउंडेड वन होता है और ब्लैक और एक रेड ग्रेप्स। तो इसमें लगभग हर सेगमेंट में 4-5 वैरायटीज है और बहुत सारी नई वैरायटीज आने वाले 2-3 सालों में हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट वैरायटीज है, हम उनका पेटेंट यहाँ पे लाके उनको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका शुरुआत से हम जानना चाहेंगे, क्या प्रोसेस होता है अंगूर लगाने का, किस मेथड से लगाया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो हम इसको पहले ऑन रूट ही लगाते थे, लेकिन 2001 के बाद हम उसको रूट स्टॉक लगा के फिर यहाँ पे फील्ड पे ग्राफ्टिंग करते हैं। तो हमें जून जुलाई में इसका रूट स्टॉक लगाना पड़ता है। बाद में 4 महीने का ग्रो होने के बाद उसको अगस्त सितंबर में उसको जो भी हमें वैरायटी चाहिए, जो भी डिजायर वैरायटी होती है उसका हम उसको ग्राफ्ट करते हैं। तो ग्राफ्ट लगभग बड़ा होने में 1.5 साल लग जाता है और अगले साल उसको हम प्रूनिंग करके फल ले सकते हैं। तो ये एक बार अगर हमने ग्राफ्टिंग किया तो कितने साल तक फल लिया जा सकता है? तो लगभग इसकी आयु है 15 से 20 साल तक हम इससे ले सकते हैं, अच्छा यील्ड ले सकते हैं। सर, मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं या फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करूं तो जनरली हम आम में देखते हैं या दूसरे क्रॉप में जब फल लेने के बाद किसान जो है वो उसकी देखभाल नहीं करते। नेक्स्ट ईयर फिर से जो है वो जब मज्जर आने लगता है या फल आने के टाइम में फिर वो जाते हैं पेड़ देखने के लिए। तो अंगूर में कितना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? देखा जाए तो अंगूर में जैसे हमारे लिए तो इजी है, लेकिन आम किसानों के लिए ये मुश्किल है। इसमें 12 महीने बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। मोस्टली हार्वेस्ट के बाद भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि अगले साल इसका अच्छा उपज बढ़े, अच्छी क्वालिटी का आ सके। तो इट्स मोस्ट साइंटिफिक क्रॉप है, तो इसमें काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे इसका पानी का नियोजन होता है, इसकी खाद का नियोजन, क्योंकि इसका यील्ड भी बहुत अच्छा है। एकड़ में हम लगभग 150 से 200 क्विंटल तक उपज लेते हैं। तो इसको फर्टिगेशन भी बहुत अच्छा देना पड़ता है। फॉलियर फर्टिगेशन करते हैं या ड्रिप थ्रू भी इरिगेशन करते हैं। तो आम फलों से आप तुलना करें तो इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर, फर्टिगेशन की आपने बात की और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ड्रिप में मेनली जो हम मैक्सिमम क्रॉप में देखते हैं वो ये नीचे की तरफ लगा रहता है। तो यहाँ पे ये इतने साइज में, मतलब इतने ऊपर से क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे हमें? नहीं, एक्चुअली इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक इनलाइन सब सरफेस हम बोलते हैं और ये ऑनलाइन हो गया। तो इनलाइन में क्या होता है, जो भी लाइट सॉइल होती है उसमें अपने को वाटर थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उसमें हम वो इनलाइन इस्तेमाल करते हैं जो अपने जमीन के सरफेस पे टच होके जाती है। और जो डीप सॉइल होती है वहाँ पे पानी का डिस्चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पानी ज्यादा फ्लो ताकि अपने डीप तक उसको कवर कर सके। तो उसमें हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं और इसका हाइट ऐसा करते हैं कि हम इसको अप्रैल प्रूनिंग के पहले इसको काऊ डंग डालते हैं या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर हो या बल्कि मैन्योर हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिगिंग करके फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। और ऊपर से कोई भी क्रॉप रेसिड्यू हो, जैसे मल्चिंग का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी क्रॉप रेसिड्यू, तो वो काम आसान हो इसलिए हम इसको पर्टिकुलर हाइट पे रखते हैं। सर, मेनली जो फ्रूट्स की अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर उसकी बात करें या पेरिशेबल आइटम में आ जाता है ये, तो इसकी देखभाल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेनली जो हमने क्रॉप की बात करें तो उसमें बहुत सारे रोग कीट लगने की जो है वो संभावनाएं, समस्याएं किसान फेस करते हैं। तो अंगूर में कौन कौन से रोग कीट ज़्यादा प्रकोप होता है? तो अंगूर में
अपन कीटक का बोले, पेस्ट का बोले तो इसमें ज़्यादातर मिलीबग और थ्रिप्स, जेसिड्स, एफिड्स ये ज़्यादातर होते। तो हम इसका मैनेजमेंट एक प्रिवेंटिव एप्लीकेशन करके उसका एक सिस्टमैटिक पूरा रेगुलर अपना शेड्यूल बना के उसकी तरह चलते कि इतने दिनों के होने के बाद ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है। तो उसी प्रकार हम उसका पेस्ट का नियोजन करते हैं। फिर इसमें जो डिसीज बोलते हैं अपन, तो डिसीज मेनली डाउनी मिल्ड्यू आता है जब क्लाउडी क्लाइमेट रहता है या आप सितंबर, अगस्त सितंबर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तब इसमें डाउनी का प्रकोप होता है। तो डाउनी के लिए भी हम धानुका के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते। फिर बाद में जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो अक्टूबर नवंबर में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन बढ़ता है। तो तब के टाइम में हम धानुका का निसोडियम इस्तेमाल करते। और एक बारिश में इसको एंथ्रेक्नोज ये भी अटैक करता है। तो अंगूर में हो या अपना पोमोग्रेनेट हो या कोई भी सब्जी हो उसमें हम धानुका का कोनी का इस्तेमाल करते। जी, आपने कोनिका की बात करी, न्यू सोडियम की बात करी। इसमें जो है वो इन प्रोडक्ट्स में मेनली क्या-क्या मतलब ध्यान में रखा जाता है? क्या इसमें की यूएसपी क्या है? ओके, तो मेनली ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा पेनिट्रेशन होना चाहिए। उसमें जो भी उन्होंने फिलर मटेरियल ऐड किया है, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे पेस्टिसाइड के प्रकार है, लेकिन जो उसका फिलर मटेरियल इस्तेमाल किया है, उन्होंने कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अपन उसको स्टिकर बोल सकते हैं या उसको स्प्रेडर या एब्सॉर्बेंट बोल सकते। तो धानुका के सभी प्रोडक्ट में ये सभी केमिस्ट्री का अच्छे से उन्होंने कंपोजिशन किया है ताकि हमें 100% इसकी इफिशिएंसी मिल सके। डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप क्या यूज करते हैं? डाउनी मिल्ड्यू के लिए किरारी इस्तेमाल। किरारी उसमें। तो क्या जो ये इंसेक्टिसाइड्स हैं ये भी क्या ड्रिप के थ्रू दिया जाता है या सिर्फ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट? नहीं, ड्रिप के थ्रू हम फर्टिलाइजर ही देते हैं और बाकी पेस्टिसाइड का ऊपर स्प्रे ही होता है। हमारे पास बहुत अच्छे स्प्रेडर है जैसे एयर ब्लास्ट या अच्छे लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम स्प्रेयर होते, इंपोर्टेड स्प्रेयर होते, उसी का इस्तेमाल करते हम इसको पेस्टिसाइड या फंगिसाइड एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या खुद से पता चल जाता है कि कब इसको जरूरत है या कहीं टेस्ट करवाते हैं कि क्या समस्या है तब जाके? नहीं, अभी इतने दिनों का एक्सपीरियंस हमें काम आता है तो हमें उसका सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन सी बीमारी की आने की संभावना है। तो 1-2% हमें किसी बीमारी का प्रकोप होते ही हम उसको प्रिवेंटिव एप्लीकेशन कर देते। जी, आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग मोस्टली तो हमारा यहाँ पे सब मल्टीनेशनल कंपनीज है या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज है, वहाँ पे उनके पैक हाउस कोल्ड स्टोरेजेस है, यहाँ पे वो फील्ड हार्वेस्ट करके लेके जाते हैं। वहाँ पे उसका प्रॉपर ग्रेडिंग होके उसका सब पेस्टिसाइड फंगिसाइड का रेसिड्यू चेक होने के बाद ही उसका फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें रेसिड्यू कितना है, फिर उस हिसाब से उस कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब आप एक्सपोर्ट में हैं, जनरली एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम देखा गया है वो ये रेजिड्यू लेवल की। राइट। तो क्या आपका प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट होता है और रेजिड्यू लेवल को मतलब वो सारे मापदंड को क्या पास करता है? राइट। हमारे ग्रेप्स मोस्टली तो बांग्लादेश में ज़्यादातर इलोंगेटेड वैरायटीज होते हैं। सेकंड मार्केट हमारा यूके है। यूके और पूरे यूरोप के जो भी कंट्रीज है, एक 15-20 कंट्री, नेदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मन हो गया, इन कंट्रीज को भी जाता है। कुछ कनाडा और चाइना को भी जाता है। तो यूके के लिए क्वालिटी पैरामीटर ज़्यादा चेक होते हैं या हर साल उनका एक एनेक्जर नाबार्ड थ्रू रिलीज होता है कि उनका एक रेसिड्यू लेवल होता है कि ये केमिकल का इतना रेसिड्यू हम चल सकता है। तो उसी का स्टडी हम डिटेल में करके फिर उसी हिसाब से सब स्प्रेइंग शेड्यूल एडजस्ट करते हैं। इसका खास ध्यान देना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए अंगूर कैसा होना चाहिए? ओके, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं ये प्रीमियम क्वालिटी का ग्रेप्स हो गया जी। इसकी जो लेंथ है, इलोंगेशन में इसकी लेंथ मोर देन 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसका जो विड्थ है, ये विड्थ इसका लगभग 16 मिलीमीटर के से ज्यादा होना चाहिए। ये बंच 100 से लेके 120 इसमें बेरीज होने चाहिए और इसका कलर इवन होना चाहिए, कलर वेरिएशन नहीं होना चाहिए और इसका शुगर मोर देन 16 ब्रिक्स होना चाहिए। सर, ये पेरिशेबल आइटम है, बहुत सारा जो है वो वेस्ट होता होगा क्योंकि, तो इसकी लाइफ
स्पेन कितनी होती है, मतलब इसको एक्सपोर्ट होने में टोटल आपको कितना समय लगता है? जैसे हार्वेस्टिंग के बाद जाता होगा एक्सपोर्ट के लिए, कंपनी में पैकिंग होती होगी वहां से, तो ये पूरा टाइम कितना, मतलब कितने दिन में दूसरे देश में पहुंच जाता है? तो क्या प्रोसीजर होता है एक्चुअली, हम यहाँ पे मॉर्निंग में इसका हार्वेस्ट करते हैं, फिर कोल्ड स्टोरेज जाके उसको प्री कूलिंग किया जाता है, जो भी फार्म हीट होती है उसको हम रिलीज करके फिर उसका प्रॉपर पैकेजिंग करके कोल्ड स्टोर में 1 दिन के लिए रखते हैं, ताकि उसका फार्म हीट पूरा निकल जाए, और 5 डिग्री में उसको स्टोरेज करते हैं, और उसको यूरोप में जाने के लिए शिपमेंट में लगभग 1 मंथ लग जाता है, और पूरा डिस्पैच होने में कम से कम 45 डेज लग जाते हैं। तो पूरा कोल्ड चेन मेंटेन, हम फार्म से लेके पूरा डिलीवरी तक उसका कोल्ड चेन मेंटेन किया होता है। तो कोल्ड चेन में इसका लाइफ 3-4 मंथ तक एक्सपांड हो सकता है, और कुछ वैरायटीज हम ऐसे ग्रो कर रहे हैं कि उसको 1 साल तक भी हम कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जी, तो मतलब कुल मिला के 45 दिन में दूसरे देश में हमारे देश का अंगूर पहुंच जाता है। राइट, पहुंच जाता है। कोई और जो पॉइंट्स हो, जो अंगूर की खेती कर रहे हो, जो स्पेशली आप तो काफी ज्यादा जमीन में कर रहे हैं और काफी 10 साल से कर रहे हैं, जो छोटे किसान हैं या जिन्होंने अभी शुरू किया है खेती करना, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? राइट, तो पहले शुरुआत में उसका लैंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। अंगूर के लिए कम से कम 2 फीट से आगे उसको ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि एनुअल क्रॉप है तो उसकी जड़ें भी 2-3 फीट तक जाती है। तो लाइट सॉइल होगी तो फिर उसको प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन करना पड़ता है, डिगिंग या प्लोइंग करके अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद ही लगाना होता है। और जो पहली बार छोटे किसान लगाना चाहते तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी ना ग्रो करके थॉमसन सीडलेस जैसे सिंपल वैरायटी से शुरुआत करके, एक बार अगर उनको कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद फिर वो अलग अलग वैरायटी का एक्सपेंशन कर सकते हैं। और आप NRC है, नेशनल ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके हर साल सेमिनार्स होते हैं, तो आप उनकी गाइडलाइन लेके भी आप अंगूर का ग्रो कर सकते हैं। कोई संदेश जो आप युवा किसानों को, देश के युवा किसानों को देना चाहेंगे ग्रीन टीवी के माध्यम से? हाँ, ग्रीन टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो मेरे को किसानों से जोड़ता है। तो मैं पूरे देश के किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अंगूर की खेती, जो नई वैरायटीज आए तो उसको आप कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, ताकि आप उसकी सब प्रैक्टिकल चीजें प्रॉपर ट्रेनिंग से सीख ले, उसके बाद ही उसकी, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है। अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होगा तो फिर इसकी सक्सेस होने के चांसेस कम है। तो आप पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके ही आप इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे नासिक के अमोल किसान, प्रगतिशील किसान जिनका नाम अमोल है, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अंगूर की खेती करना है। इन्होंने बताया कि आप ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ले लें, जो सेमिनार्स होते हैं ग्रेप्स इंस्टीट्यूट में या आपके आसपास जो भी है, जो नासिक के किसान है या फिर जो दूसरे स्टेट्स के भी किसान है, आप जिस चीज़ की भी खेती करते हैं आप ट्रेनिंग ले लें, पहले खोज ले लें, मार्केट स्टडी कर लें कि जितना डिमांड हो उसी हिसाब से आप उस चीज़ की खेती करें। इसके अलावा सर ने बताया कि किस तरीके से जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा प्रकोप होता है, तो आप पहले ये पता कर ले कि कौन सा इंसेक्ट है, उसी हिसाब से सुरक्षित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें एग्रोकेमिकल्स का, तभी जो है जाकर आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।